सिवान की राजनीति में हम लोग ऐसा जो व्यक्ति है जो राजनीति कर रहा है, जो राजनीति की ऊपरी पलक पर है, ऊपरी सतह पर है, तो हम लोगों की तरफ जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ियां हमें देख रही है और उन लोगों के लिए राजनीति का आइडल यही लोग हुआ। मैं किसी का आइडल जो आज राजनीति के शीर्ष पर है जिला के, मैं प्रदेश और राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। तो वो जो नया जनरेशन, कमिंग जनरेशन जो आ रहा है, उसके लिए हम लोग आइडल हैं। तो हम लोगों को ऐसा भी जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमको गाली न दे, कहे कि हाँ हमारी बात है। बिहार की राजनीति भाजपा को सोने नहीं दे रही है और जो ये गणित है, जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी के ही है नहीं। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मित्र कहिए गृह मंत्री जी हैं, ये दोनों व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। भी नहीं कर सकते हैं, मात्र दो व्यक्तियों की ही लड़ाई है और दो व्यक्तियों के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। या जो कहिए कि जो भी संसाधन या जो समीकरण बनाना होता है, तो ही आप बहुत दिन से देखते भी होइएगा, पेट्रोलियम विभाग हो, खाद्यान्न विभाग हो, कहीं भी जाइएगा आपको किसी मंत्री का कहीं फोटो नहीं दिखेगा। सिर्फ दोनों प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, वो तो कहीं और थे, उनको हार्ट अटैक कहीं और हुआ है, उनकी मौत कहीं और हुई है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि बीजेपी माने भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाशों की राजनीति करना जानती है और उसे एक लाश चाहिए जिस पर राजनीति अपना बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी अभी शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत करीब है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी का जो माहौल अभी से शुरू किया गया है, ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी लोग अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी 2-4 दिनों से जो मामला चल रहा है, उस मामले में अगर देखा जाए तो कुछ बहुत सारे लोग अलग अलग मायने लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीति है और इसी तरीके से चलता रहता है। चलिए, फिर भी जो माहौल है उस माहौल को समझना होगा। आज हम लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रकेतु सिंह जी, जो सिवान के राजनीतिक गणित है, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो माहौल लगभग अभी एक हफ्ता से देखने को मिल रहा है, जो पटना में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन, लाठी और क्या क्या चीज़ें हुआ, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में। और देखा जाए तो 22 तारीख को सिवान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। उसके बाद उसके दूसरे दिन कांग्रेस के भी एक बड़ा नेता आ रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक तरह से गहमा गहमी सिवान में है। जनता दल यूनाइटेड कितना खामोश है, इसी चीज़ को हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। इसलिए सबसे पहले तो आपके यस24 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और इसके दर्शक को भी और इसे सुनने वालों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे अध्यक्ष जी की जिस तरीके से सिवान का भी जो राजनीतिक माहौल है, अभी तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, क्या लग रहा है कि चुनावी तैयारी है कि सिर्फ एक इसी तरह से इंसिडेंट हो रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के बीच जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो राजनीतिक हलचल तो बढ़ ही जाना है, स्वाभाविक है। और वही वो बढ़ते जाता है। किसी के बोलने से और न बोलने से यहाँ राजनीतिक तापमान में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि तापमान इसी तरीके से बढ़ाया जाता है क्या शब्दों के? जी नहीं, हमने तो वही कहा कि इन लोगों को बोलने से कहीं कोई तापमान पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। राजनीतिक दल के सामने जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है तो राजनीतिक दलों में स्वाभाविक तौर पर यह तापमान बढ़ने लगता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी चूँकि अभी पटना में 13 तारीख को जो घटना हुआ, बीजेपी का जो प्रदर्शन था, जो विधानसभा घेराव, और उसके बाद एक लाठी चार्ज हुआ, और इस अभी जनक चमार भी आए हुए थे सिवान में, उन्होंने भी पूरी तरीके से तल्ख अंदाज में सरकार के ऊपर हमला बोला है। क्या लग रहा है कि सच में आप लोगों ने गलत तरीके से पीटा है या असंवैधानिक तरीके से इस तरह से किया, इसके बारे में? देखिए, देश में बहुत सारा धरना प्रदर्शन होता है, बहुत जगह लाठियाँ चलती है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं लाठियाँ भाजने के लिए प्रदर्शनकारी जो है मजबूर कर देते हैं। वही हालात पटना में हुई थी। आपने फुटेज से भी देखा होगा कि जहाँ लाल मिर्च की ये सब बोरी का ये पाउडर वाउडर भी लोग लेके आया था, पत्थर उत्तर भी लेके आया था, वो तो उकसाया गया, प्रशासन को उकसाया गया कि प्रशासन मेरे ऊपर लाठी चलावे। लेकिन प्रशासन कहीं ऐसे अगर संयमित रूप से अपना धरना प्रदर्शन कोई करे, और ख़ासकर नीतीश कुमार जी के शासन में, तो हमें नहीं लगता कि प्रशासन को कहीं कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जनक चमार जी ने तो चैलेंज किया है, वो दिखा दे, कह रहे हैं कि दिखा दें ये लोग की मिर्च की बोरी कहाँ थी, ये पत्थर किसने लेके आया। नहीं, फुटेज पर तो बहुत कुछ दिखने को मिला है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की चर्चा की कि जिस विजय सिंह का देहांत हुआ है, वह विजय सिंह कहीं तो उस प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, वो तो कहीं और थे,
उनको हार्ट अटैक कहीं और हुआ है, उनकी मौत कहीं और हुई है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि बीजेपी माने भारतीय जनता पार्टी जो है वो लाशों की राजनीति करना जानती है और उसे एक लाश चाहिए जिस पर राजनीति अपना वो कर सके। अभी फुटेज ये भी आ रहा था, एक चैनल हम लोगों ने देखा कि जब ये लोग विजय सिंह के घर गए 15 लाख का चेक देने के लिए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि इससे ज़्यादा मैं चेक आप लोगों को देती हूँ। तो ये तो उन लोगों को इस पर समझना चाहिए और स्टेटमेंट उन लोगों का इस पर आना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि एक मृतक की पत्नी कह रही है कि भाई जो आप हमें चेक दे रहे हैं उससे ज़्यादा चेक मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। संवेदनशीलता राजनीति से खत्म होता जा रहा है, क्यों आखिर? देखिए, संवेदनशीलता तो खत्म होती ही जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में संवेदनशील बचे हुए हैं और जो संवेदनशीलता रखे हुए हैं ये सारा अटैक उन्हीं के ऊपर हो भी रहा है। अभी कल से सोशल मीडिया पे एक एक्टिवेशन देख रहे हैं हम लोग, खास करके अब बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, कि जैसे ही कल आप लोगों का जो गठबंधन, जो कि एक विपक्ष का बड़ा चेहरा और उसका नाम दिया गया है INDIA यानी कि इंडिया, तो अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब लड़ाई होगा इंडिया वर्सेस एनडीए में। लेकिन अब आईटी सेल अब कई तरीके का कटाक्ष कर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी की तस्वीर भी है, केजरीवाल जी की तस्वीर है, ममता बनर्जी की तस्वीर है, लालू यादव की तस्वीर है। तो इन तस्वीरों को एक नैरेटिविटी सेट की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो ये बात है कि बिहार की राजनीति भाजपा को सोने नहीं दे रही है और जो ये गणित है, जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी के ही है नहीं। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मित्र कहिए गृह मंत्री जी हैं, ये दोनों व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकते हैं, मात्र दो व्यक्तियों की ही लड़ाई है और दो व्यक्तियों के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। या जो कहिए कि जो भी संसाधन या जो समीकरण बनाना होता है, तो ही आप बहुत दिन से देखते भी होइएगा, पेट्रोलियम विभाग हो, खाद्यान्न विभाग हो, कहीं भी जाइएगा आपको किसी मंत्री का कहीं फोटो नहीं दिखेगा, सिर्फ दोनों ही का दिखेगा। और ये दोनों ये तय कर रखे हैं कि भारत की जो राजनीति है किसी तीसरे चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, ये दो ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। उसी प्रकार और उसी से सीख लेकर, मैंने शिक्षा लेकर के ये बिहार में जो आईटी सेल वगैरह जो हमला कर रहे हैं, हमला उसको मत कहिए, जो हल्की राजनीति लोग कर रहे हैं, ये लोग कहीं सबसे पहले तो इन लोगों को अपने दल के जो महामहिम लोग हैं उस पर ये सब फोकस करना चाहिए था। अब जो बैठक हुई, मान लें 38 दल की वहाँ बैठक हुई, हम तो कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी भी कह रहे हैं कि बस मात्र 2 बाकी है। आप समझे, अली बाबा 40 चोर, मतलब मात्र दो ही बचा हुआ है। 38 तक तो ये पहुँच गए हैं। मामला तो यहाँ आके फंसा। एनडीए के लोग बोले कि हम इंडिया को हराना चाहते हैं, यही मामला है। थोड़ा सिवान पे आ जाते हैं सर। अभी आपने जिनका नाम लिया, जिनके अभी जो कि देहांत हुआ, विजय कुमार सिंह, जो कि जहानाबाद के थे, महामंत्री थे बीजेपी के, वो उनको लेकर के ओम प्रकाश यादव जी ने कहा कि हम लोगों की शहीदों की पार्टी है। तो कितना शहादत है, ज़रा बताएंगे आप? जी, इसकी सूची तो मेरे पास नहीं है कि ये लोगों ने कितना शहादत दिया है, ये इसकी सूची मेरे पास नहीं है। लेकिन कम से कम विजय जी वाली घटना को उस सूची में न लावें, चूँकि वो प्रदर्शन स्थल पर भी नहीं थे। और ये आज कहेंगे और कल जब बात खुलेगी तो कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि चूँकि सिवान की राजनीति में हम लोग ऐसा जो व्यक्ति है जो राजनीति कर रहा है, जो राजनीति की ऊपरी पलक पर है, ऊपरी सतह पर है, तो हम लोगों की तरफ जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ियाँ हमें देख रही है। और उन लोगों के लिए राजनीति का आइडल यही लोग हुआ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आइडल जो आज राजनीति के शीर्ष पर है जिला के, मैं प्रदेश और राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। तो वो जो नया जनरेशन, कमिंग जनरेशन जो आ रहा है, उसके लिए हम लोग आइडल हैं। तो हम लोगों को ऐसा भी ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ हमको गाली न दे, कहे कि हाँ हमारा ऊपरी जो जनरेशन है, हाँ खुदाबख्श साहब है, शहीद उमाकांत सिंह, बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ अपनी जान तक देने को तैयार थे और कुछ लोग इसमें दिए भी। तो हम लोगों को भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के जो नया जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उस सबों को सीख कुछ अपने आचरण से भी देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें तो सिर्फ मतलब भाजपा पे नहीं बल्कि जेडीयू पे भी आता है, राजद पे भी आता है। इन सारी चीज़ों का कम से कम उन लोगों पे भी तो कम से कम उसका कुछ असर पड़ना चाहिए। देखिए, हमने कहीं बांट कर तो नहीं कहा, हमने कहा राजनीति करने वाले। हमने किसी को बांट कर नहीं कहा। मैं हर पॉलिटिकल लोगों से यह कहना, हाँ, पॉलिटिकल लोगों से मैं कहना चाहता हूँ
ताकि अपने कमिंग जनरेशन के लिए भी हम लोग आइडल बने और उस जनरेशन को हम लोग कुछ सीख देने की कोशिश करें। हम यहाँ समझना चाहेंगे कि आपने चलिए उन नेताओं के बारे में बात कह दी है कि कम से कम सही बात, ये अच्छी बात है कि कम से कम कुछ सुधार होने चाहिए। क्या ऐसे लोगों को या इस तरीके के जो लोग भी मतलब जिनकी अपनी एक छवि रही है, क्या उन लोगों को पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, पार्टी तो कार्रवाई करते रहती है, लेकिन मैं फिर यहाँ से अपील करना चाहूँगा, चूँकि आपका प्रश्न आया है, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, खासकर वोटर्स से अपील करना चाहूँगा कि जो आप लोगों को लगे कि ये सोसाइटी के लिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये काम करना चाहता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्या बोलते हैं उसको कि मैंने उकसाने का काम करता है, उकसा के उससे बुलवाने का काम करता है, वैसे लोगों को ध्यान में वोटर को रखना चाहिए और चुनाव के मौके पर उसको जरूर सबक सिखाना चाहिए। दो चीज़ें यहाँ आती हैं, एक तो आपने जिस भाषा और जिस मर्यादा की बात कहा वो चीज़ें तो बिल्कुल आम आदमी को भी समझना चाहिए, लेकिन यही चीज़ें कहीं ना कहीं एक कैंपेनिंग में भी आता है। एक तरह से देखा जाए तो पोलराइज करने के लिए कई ऐसे मामले आज सामने आता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात आ जाती है, कई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात आ जाती है। क्या इससे भी बचना चाहिए कि नहीं? क्या जिसका एजेंडा है कहीं छिपा तो नहीं है, एजेंडा तो सब कुछ खुला हुआ है, ये वोटर्स को भी देखना चाहिए। और तो मैं ये कहता हूँ कि जो धर्म और जात की जो राजनीति करे उसको बिल्कुल समाज से बैकआउट ही कर देना चाहिए। इतना जागरूक जनता हो रही है? नहीं, देखिए, ये उसमें भी हम पॉलिटिकल लोगों का ही योगदान होना चाहिए लोगों को जागरूक करने में। और मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के विषय में ये नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि सबका कमांड तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपना कमांड तो करता हूँ, पार्टी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं। तो मैं अपना जो अवस्था है उसको मैं स्थिर रखने की कोशिश करता हूँ। महागठबंधन का क्या हालात होगा, चूंकि बीच बीच में कई बार मामला सामने आ रहा है कि हो सकता है कि फिर से नीतीश जी पलटी मार दें, फिर से पलटी मार दें, तो ये अव्यवस्था का शिकार क्या आप लोग हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, महागठबंधन बना है, मजबूत है, मजबूत रहेगा, मजबूती से चुनाव लड़ेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इससे जिसको हो रहा है, माहौल बनाने का प्रयास वो लोग कर रहा है कि ये अलग हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और एक साथ रहेगा, एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ेगा। सीवान का जो अभी सीट वर्तमान में है, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगी? देखिए, सीवान के सीटों पर हमें कहीं बदलाव की कोई स्थिति, यहाँ भी महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। प्रत्याशी कौन होगा इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारे ऊपरी लेवल के जो राजनेता लोग हैं वो निर्णय लेंगे। लेकिन ये जो गठबंधन बना था, जब आप लोग एनडीए के तहत जो है कि सीवान और गोपालगंज सीट गया था जेडीयू के खाते में, लेकिन अब तो चूंकि महागठबंधन हो गया है, तो क्या फिर से नए सिरे से इस पर विचार किया जाएगा क्या? जी नहीं, देखिए, ये तो मेरे खाते में है, ये प्लॉट मेरा है, इसका खाता खसरा सब कुछ चौहद्दी सब मुझमें है, लेकिन फिर भी हमारे राजनेता इस पर निर्णय लेंगे, इस पर। लेकिन मजबूत दावा जिसका बनता है वह चुनाव लड़ता है। अच्छा, अगर उस हालात में सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि अगर आप लोगों के हाथ से सीट निकल के किसी आपके गठबंधन में किसी सहयोगी के पास जाता है, तो आप लोगों का समर्थन मिलेगा? देखिए, जब महागठबंधन लड़ेगा तो सिर्फ सिवान सीट पर नहीं ना लड़ेगा, पूरे बिहार में लड़ेगा, पूरे भारत में लड़ेगा। तो यह गठबंधन धर्म भी होता है कि हम एक दूसरे को मदद करें। एनडीए से मुकाबला कैसे करेंगे वो भी मोदी जी ब्रांड के सामने? देखिए, एनडीए से मुकाबला तो आमने सामने होने जा रहा है और उसी मुकाबले की तैयारी भी तो ये हो रही है। तो चेहरा यानी कि इधर नीतीश जी होंगे, उधर मोदी। और ऐसे ही आप देखिए, एनडीए 3 अक्षर का है, इंडिया पाक 5 अक्षर का है। पहले भी आई लगा है और लास्ट अक्षर से पहले भी उसमें आई लगा है, इसलिए मजबूती वहाँ है। और पूरा इंडिया में यह मैसेज गया कि इंडिया एनडीए से लड़ेगा और इंडिया की जीत होगी। बिल्कुल। ये थे चंद्रकेतु सिंह, ये जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं, और जिस संजीदगी से और जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का जो प्रयास किया है, ख़ास करके सीवान के उन राजनेताओं को जिनका शब्द कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा निकल जाता है जो पार्टियों को भी चुभता है, आम आदमी को भी चुभता है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ज़रूर कहा कि अब आम आदमी को भी उसको अपने पैमाने पे नापने की ज़रूरत है कि कौन हमारे सिस्टम के साथ, हमारे समाज के साथ और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे आप बिल्कुल पहचानिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।